हाय फ्रेंड्स, इट्स सत्यम और आप सुन रहे हैं सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर एंड लव मी स्ट्रेंजर बुक 2 एंड एपिसोड 11। उससे पहले बता दूं कि मैं दोपहर में गर्मी में अपना कूलर फैन सब बंद करके इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई फक पहला तो मैं हॉट हूँ, ऊपर से हॉट वेदर, हॉट सो हॉट। ओके, बकचोदी नहीं करता हूँ, रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। चैप्टर 12 एंड लेट्स स्टार्ट। रिवाना एक झटके के साथ दरवाजे से पीछे हट गई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। ये मुमकिन नहीं था। हिया चौधरी तो मर चुकी थी। जिन लोगों पर रिवाना भरोसा करती थी उन्होंने भी तो उससे ये बात बताई है। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। ये तो सपना भी नहीं है, रिवाना ने सोचा और एक बार फिर से उसी सीट से झाँका। क्या चौधरी सलवार कमीज में खड़ी थी। कौन है? रिवाना ने ज़ोर से पूछा। डर से उसकी आवाज़ काँप रही थी। दीदी, मैं हूँ, स्वाति। रिवाना के माथे पर बल पड़ गया और उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। स्वाति? हिया चौधरी के प्रोफाइल पिक्चर चेहरे जैसे वाली इस लड़की को देखते हुए रिवाना ने पूछा। हालांकि फेसबुक पर तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, लेकिन रिवाना जानती थी कि फ़ोटो इसी लड़की की थी। उस लड़की को ध्यान से देखते ही वो समझ में आ गया कि स्वाति कौन है। जब रिवाना ने स्वाति को आखिरी बार देखा था तो वो बोरीवली के एक सरकारी अस्पताल में चोटिल हालत में पड़ी हुई थी। स्वाति का आरे कॉलोनी के पास गैंगरेप हुआ था और रिवाना ने उन रेपिस्टों को जेल के सलाखों के पीछे डालने में अहम भूमिका निभाई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिवाना ने पूछा। वो पहली बार इस लड़की को ऐसे आमने सामने बात कर रही थी। मेरी माँ ने बोला आपको थैंक यू करूँ और एक बार आपको ऐसे ऐसे गले लगाऊँ। स्वाति हिंदी बोल रही थी, लेकिन उसका लहजा एकदम मराठी था। तुम आधी रात को मुझे थैंक यू बोलने आई हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? रिवाना अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। मेरे को मालूम है ये थोड़ा अजीब बात है, लेकिन मेरी माँ ने मेरे को बोला, उनको एक औरत आके बताई कि आप इधर रहती हो और मुझे आपको इस समय जाकर गले लगाना चाहिए। उसी ने मेरी माँ को आपका पता भी दिया। आपने मेरे वास्ते इतना कुछ किया, मैं आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ। एक औरत? रिवाना ने यह सोचने में एक भी सेकेंड का वक्त जाया नहीं किया कि यह औरत कौन हो सकती है। अजनबी ने स्वाति की माँ के पास जाकर ये कहने के लिए उसे पैसे दिए होंगे। अब जब उसे समझ में आ गया कि स्वाति की माँ के पास जाकर अजनबी के बारे में पता करने की कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो भी बात परेशान कर रही है दीदी, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, स्वाति ने कहा और उसके गले लग गई। इस पूरी दुनिया में कोई तो ऐसा था जिसे मालूम था कि रिवाना को रोने के लिए कब और एक कंधा चाहिए। रिवाना ने सोचा और स्वाति के गले लग गई। स्वाति ने भी उससे ज़ोर से गले लगा लिया। उनकी आंखें भर गई। उसे लगा कि जैसे वो खुद को खाली कर रही है। ये आंसू आंसू नहीं थे, बल्कि अल्फाज थे जो रिवाना स्वाति को बांट रही थी। लेकिन ये सारे अल्फाज डैनी के लिए थे। उसे महसूस हुआ कि स्वाति उसकी पीठ सहला रही है, जैसे कह रही हो कि अगर रोने से तुम्हें अच्छा लगता है तो जी भर के रो लो। थोड़ी देर के बाद रिवाना स्वाति से अलग हो गई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी, स्वाति ने वहाँ से निकलते हुए कहा। रिवाना दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि स्वाति पीछे मुड़ी। अरे मैं तो भूल गई थी, आई ने मुझको ये तुमको देने बोला। उस औरत ने ही आई को ये दिया था। स्वाति ने सफ़ेद कपड़े का वो टुकड़ा अपने पुराने से हैंडबैग से निकाला और रिवाना को थमा दिया। रिवाना जानती थी कि ये क्या है। उसने काले धागे की कढ़ाई किया हुआ मैसेज पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि मरने वालों की दुनिया का नींद की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता। रिवाना ने थूक का घूंट निकला। मरने वालों की दुनिया? हिया? नींद की दुनिया? बुरा सपना? और ये भी दिया था। स्वाति ने एक और कपड़ा उसे पकड़ाया। अपनी नौकरी जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा दे दो। रिवाना अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसने स्वाति की आवाज़ सुनी। अगर आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत में मेरे लिए लड़ाई की है तो आप अपनी लड़ाई भी लड़ लोगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए बाय दीदी। रिवाना उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। दरवाज़ा बंद करते हुए सोचती रही कि स्वाति की तस्वीर हिया के प्रोफाइल पर क्या कर रही है। इसके अलावा हिया कॉलेज में उसकी बैचमेट थी, तो
उसकी हंसी के जरिए उसका चेहरा क्यों नहीं याद आ रहा था? जब तक उसने हिया की प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक पर नहीं देखी थी, या एक धुंधली छवि उसके जहन में थी, उतनी ही धुंधली जो किसी इंसान की तस्वीर या उसके भी चेहरे को देखकर उस आपके सामने आ जाता है। सच तो यह है कि रिवाना को हिया की कोई भी चेहरा याद नहीं था, और अजनबी इस बात का फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन आर्दो हिया के फर्जी प्रोफाइल पर क्यों कमेंट करेगा? भ्रम के बाद उसके दिमाग के आकाश में तैरते हुए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन एक भी जवाब नहीं था। अजनबी। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। मेघना और रीजू लौट आए थे। रीजू ने मेघना उसके कंधे से पकड़ रखा था, जबकि मेघना ने रीजू की कमर को पकड़ रखा था। दोनों को देखकर पता नहीं क्यों रिवाना का मन खराब हो गया। उनके प्रति रिवाना ऐसी कठोर राय क्यों बना रही थी? इसलिए क्योंकि मेघना को अपने से छोटे उम्र के लड़के में खुशी मिल गई थी? इसलिए क्योंकि वो डैनी में अपनी खुशी नहीं ढूंढ पाई थी? हाय रिवाना, क्या चल रहा है? रीजू ने पूछा। अभी तक जागी हुई हो? मेघना ने कहा। मैं बस सोने ही वाली थी, रिवाना ने कहा, और अपना सोफ़ा के बेड पर चली गई। रीजू और मेघना ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने बिस्तर पर अकेले लेटी रिवाना खिड़की से बाहर झांकते हुए चांद को देख पा रही थी। वो सोच रही थी कि अजनबी उससे ये क्यों नहीं बता रहा कि हिया चौधरी कौन है। वो उसके साथ ये खेल क्यों खेल रहा है? उसकी समझ में ये तो आ ही गया था कि अजनबी का काम है इस तरह की खेल खेलना। वो अपनी नौकरी से बिना वजह इस्तीफ़ा नहीं दे सकती। ये नौकरी उसकी पहचान थी, एक लौता ऐसा विकल्प जिसमें डूबकर वो अपनी दूसरी परेशानियां भूल सकती थी। अब भी वो किसी चीज़ से भागती थी, काम की शरण में जाती थी। वो ऐसे कैसे इस्तीफ़ा दे दे? फिर वो अपना गुजारा कैसे करेगी? उसे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो? और तभी रिवाना अचानक उठकर बैठ गई। उसके दिमाग में एक बात आई। उस अजनबी ने एक बात बार बार पूछी थी, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है? और उसने बार बार उसे कहा था कि डैनी है, लेकिन अब उसे जवाब मिल गया था। उसके लिए नौकरी ज़्यादा ज़रूरी थी। उसने तुरंत एक मैसेज लिखा और उन सारे नंबरों पर भेज दिया जो अजनबी के नाम से सेव कर रखा था। मुझे बात करनी है। 1 मिनट के बाद उसमें से एक मैसेज पर डिलीवरी का रिपोर्ट दिखाई दी, और उसे तुरंत बाद एक प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया। हेलो मिनी, एक आदमी की आवाज़ थी। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, मैं सुन रहा हूँ। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ कौन सी है? मेरे लिए मेरी नौकरी सबसे अहम है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकती, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है? अगर तुम्हें मालूम है तो तुम मुझे नौकरी क्यों छोड़ने को कह रही हो? ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बिखर जाए। मैं एक बात साफ साफ बता दूँ तुम्हें, मेरी हिया चौधरी से कोई भी रिश्ता नहीं है। बल्कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि वो इंसान हो जिसने हिया की प्रोफाइल पर स्वाति की तस्वीर लगाई है। इससे साबित होता है कि तुम मुझे हिया का चेहरा भी याद नहीं, तो फिर जिसे मैं जानती नहीं उसके लिए तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ छोड़ने को कैसे कह सकते हो? उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम्हें अपनी खातिर ये नौकरी छोड़नी होगी। तुम्हें मालूम है इसका क्या मतलब है? अगर मुझे दूसरी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क को देखकर बहुत सारी बातें खुद ही अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन ये अनुमान हमें हमारी ज़िंदगी को बांधते हैं। तुम्हें ज़िंदगी की सड़क पर चल कर देखना होगा, ज़िंदगी तुम्हें क्या दे रही है। अगर इस सड़क पर मेरे लिए कुछ भी बड़ा ना मिला तो अगर तुम इस सड़क पर सही तरीके से चलोगी तो तुम्हें कम से कम एक चीज़ का तो पता चल ही जाएगा। क्या? तुम अपना मोल थोड़ा और पहचान लोगी मिनी। हर सड़क खुद को और बेहतर जानने का मौका है। थोड़ा थोड़ा जान सको, थोड़ा थोड़ा जानने का मौका। सड़क जितनी मुश्किल होगी तुम्हें उतनी ही बड़े मौके मिलेंगे। रिवाना ने अपना दूसरा सवाल सोचने में थोड़ा वक्त लगाया। उसे अजनबी से पूछना चाहिए था कि आर्दो चौधरी है। उसे मालूम चाहिए कि उसका परीक्षा कर रहा है। फिर ये सवाल पूछने में क्या नुकसान है? लेकिन अगर उसे नहीं मालूम था कि वो उसका पीछा कर रही है तो क्या होता अगर? मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, उसने कहा। सोचो और जल्दी सोचो। हो सकता है कि इस सड़क पे तुम्हें वो मिल जाए जिससे तक तुम पहुंचने के लिए बेताब हो। और वो क्या है? मैं
और लाइन कट गई। दात तेरी की, रिवाना ने सोचा। उसे पक्का यकीन है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देगी, लेकिन अजनबी की एक बात ने उसके दिमाग में और हलचल मचा दी। नहीं, लेकिन मैं इस तरह इस्तीफ़ा नहीं दे सकती। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। वो जानना चाहती थी कि हिया चौधरी का उससे क्या रिश्ता था, लेकिन ये पता ही नहीं चल पा रहा था और पता लगाने के लिए कोई तरीका भी नहीं था। वो ये भी जानना चाहती थी कि अजनबी कौन था, और लग रहा था अजनबी ने उसे पहले भी कहा है कि नौकरी उसकी नहीं है। ये अजीब बात थी, बल्कि अजनबी की सारी बातें अजीब थी। रिवाना की नींद नहीं आ रही थी। उसे जैसे एक करवट ली, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अचानक ये आवाज़ और ऊंची होती गई। मेघना रिजू का नाम पुकार रही थी। रिवाना ने दोनों हाथों से अपना काम बंद कर लिया। जैसे ही अपने हाथ हटाए, उसे इस बार रिजू की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसे अचानक बिना वजह किसी और चीज़ की याद दिलाने लगी। एकांश और उसकी, डैनी और उसकी, नित्या और डैनी की, आदिल और मेघना की, और उन सारी चीज़ें की जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी। रिवाना अपने ईयरपोड जोड़ने लगी और फिर कान में उन्हें लगाने लगी। अपने फ़ोन पर ऐसे ही कोई गाना लगा दिया। उसे थोड़ी सी राहत मिली। अगर मेघना और आदिल की लड़ाइयों में उसे ये फ्लैट छोड़ देने पर मजबूर कर दिया है, तो इस बार रीजू और मेघना की ये प्रेम प्रसंग उसके देखना होगा, या फिर यहाँ जाने की वजह बनने वाला था। वो जानती थी कि उसे अपने लिए कोई नया फ्लैट देखना होगा। डैनी का कोई मैसेज नहीं था, एक भी नहीं। उसने भी डैनी को मैसेज नहीं भेजा था, इसलिए उसके फ्लैट पर वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो गाना वो सुन रही थी अचानक वो बंद हो गया। उसके फ़ोन पर फिर से एक प्राइवेट नंबर से फ़ोन आने लगा। रिवाना ने फ़ोन उठा लिया। क्या तय किया मैंने, हाँ या ना? आई एम सॉरी, मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकती। तुम्हें मुझे डैनी और नित्या के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ या ना? नहीं। दूसरी और थोड़ी देर खामोशी छा गई। तुम्हें याद दिला दो मैंने, हर हाँ या ना कोई ना कोई परिणाम होता है। अजनबी ने फ़ोन काट दिया। और दोस्तों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होती है। कैसे लगी ये चैप्टर? एंड प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट चैप्टर आई विल अपलोड soon. Thank you. Bye.